ट्रम्प साहब ने फिर से दिखाया है कि जब मिसाइलों से बात नहीं बनती तो डॉलर से कोशिश की जा सकती है। जी हाँ, ईरान को अब ऑफर मिला है, बॉम्ब छोड़ो और अरबों डॉलर ले लो। $30 बिलियन का न्यूक्लियर डील। एक तरफ ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला, दूसरी तरफ 30 अरब की मिठाई। ट्रम्प बोले एनरिचमेंट बंद करो, इन्वेस्टमेंट चालू करो। ऑफर सीधा और सपाट है। ईरान अगर न्यूक्लियर हथियार बनाना छोड़ दे तो अमेरिका $30 अरब की मदद करेगा। तेल बेचो, बिजली बनाओ, लेकिन बॉम्ब नहीं बनाओगे। $30 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट और $6 अरब अलग से, यानी ये वो अलग से $6 अरब हैं जो अमेरिका के बैंकों में ईरान का ही पैसा पड़ा हुआ है। अमेरिका ने ईरान के $6 अरब को अपने बैंक में, अपने देश में सीज करके रखा हुआ है। फोर्डो साइट को शांति का मंदिर बनाने का वादा और दुनिया में इज्जत का पासपोर्ट भी मुफ्त मिलेगा। हल्की मुस्कान में ट्रम्प ने कहा, हम समझौता नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर तुम मान जाओ तो हम बहुत कुछ देंगे। मतलब रिश्ता ऑफिशियल नहीं है, लेकिन गिफ्ट बास्केट रेडी है। लेकिन ईरान ने अब तक हामी नहीं भरी है। जब आप बॉम्ब गिराएंगे तो डॉलर की मिठाई थोड़ी कड़वी लगती है। तो क्या ये डील होगी या फिर डॉलर के बाद फिर से ड्रोन बरसेंगे? देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब कूटनीतिक नहीं बल्कि डील नीति चल रही है। सोशल मीडिया पर एक भयानक फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें इजरायली सेना बंकर बस्टर बमों से हमला कर रही है। सोशल मीडिया पर एक भयानक फुटेज वायरल हो रही है जिसमें इजरायली सेना बंकर बस्टर बमों से हमला कर रही है। दावा किया गया है कि हमला हिजबुल्लाह के एक भूमिगत अड्डे पर था, पर धमाके जमीन के नीचे नहीं, जिंदगियों के ऊपर थे। कम से कम एक व्यक्ति की मौत, 20 घायल हैं। सवाल यह है कि ये कौन सा न्याय है जहां एक देश जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे हमला कर दे। गाजा में हजारों लोगों को मार कर भी जब इजराइल की भूख शांत नहीं हुई तो इसने अपने अगले निशाने तय किए। सीरिया, लेबनान, यमन और अब ईरान। कभी हिजबुल्लाह के नाम पर, कभी हूतीस के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, तो कहीं बस इसलिए क्योंकि अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता है। जनवरी 2024 सीरिया के दमिश्क में इजरायली मिसाइल अटैक। मार्च 2024 यमन में हूती ठिकानों पर इजरायली ड्रोन हमला। अप्रैल 2024 लेबनान की सीमा पर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। मई 2024 गाजा में स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों पर हवाई हमला। मानवाधिकार संगठनों का शोर कुछ नहीं कर पाया। जून 2025 लेबनान में बंकर बस्टर बमों से भूमिगत हमला। इन सभी हमलों का पैटर्न एक जैसा ही है, पहले हमला करो फिर जस्टिफिकेशन ढूंढो। इजराइल अब एक देश नहीं है, ये चलती फिरती युद्ध की मशीन बन चुका है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। जब इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने की कोशिश की तो जवाब ऐसा आया कि इजराइल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, लेकिन ईरान ने रडार जाम करके मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया। इसके बाद ईरान ने इजराइल की नौसैनिक ठिकानों पर जवाबी मिसाइलें दागी। तेल अवीव के पास धमाके हुए। इजराइल इस बार गलत जगह पंगा ले चुका था, लेकिन इस इजराइल और अमेरिका दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। ईरान ने बता दिया कि अब एक तरफा युद्ध का दौर खत्म हो चुका है, अब हर हमले का जवाब दिया जाएगा। अब जुल्म और बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी हैं। हम अब तक चुप थे, चुप्पी इसलिए थी क्योंकि शांति बनी रहे। लेकिन इन दोनों मामा भांजों को सीधी बात समझ नहीं आती है। तुमने जो किया वो बहुत गलत था। इस बार तुम गलत जगह भिड़ गए हो। तुम्हें इस घटिया हरकत का ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि दुनिया सदियों तक याद रखेगी। अब सवाल ये नहीं है कि इजराइल कब हमला करेगा, सवाल ये है कि कौन अलग अलग शिकार बनेगा। अब सवाल ये नहीं है कि इजराइल कब हमला करेगा, सवाल ये है कि कौन अगला शिकार बनेगा। क्योंकि जब एक देश को अमेरिका का वरदान मिल जाता है तो वो कानून से ऊपर हो जाता है, इंसानियत से परे, नैतिकता से परे हो जाता है। गजा से लेकर लेबनान तक, सीरिया से लेकर यमन तक, इजराइल ने सिर्फ एक संदेश दिया है, हमसे मत टकराना वरना हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। और इस बार ईरान ने दिखा दिया कि अब डराने वाले नहीं, डटकर खड़े होने वाले इतिहास बनाएंगे। दुनिया को अब तय करना है क्या इजराइल एक राष्ट्र है या एक परमाणु आतंक का प्रतीक है। आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल अब शांति के लिए खतरा बन चुका है? क्या समय आ गया है कि वैश्विक नियम सब पर बराबर लागू हो? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि अब सवाल सिर्फ मध्य पूर्व का नहीं है, अब सवाल है मानवता का। इजराइल ने हाल ही में लेबनान पर बंकर बस्टर बम गिराए हैं। क्या ये हमला सुरक्षा का हिस्सा था या शक्ति का पागलपन? इजराइल की खामोश जंग गजा से लेकर ईरान तक फैली है और कैसे ईरान ने पहली बार सबक सिखा दिया है। आज की दुनिया में सच बोलना खतरे से खाली नहीं है और झूठ बोलने वालों को मिलते हैं नोबेल प्राइज के लंच कूपन्स। अमेरिका के दौरे से वापस आते ही ऐसा बयान फेंका कि धरती हिल गई और आसमान कांपने लगा।
ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और ट्रंप भी खुश हो गए, बोले थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, यू आर द रियल ब्रो, नॉट द नवाज। ये वही ट्रंप है जो कहते हैं ईरान के पास 15 मिनट का वक्त है वरना उनके न्यूक्लियर साइट के जीपीएस ही उड़ा देंगे। दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर कुछ नजर डालते हैं। खबर आ रही है कि 26 जून 2025 को रूस समर्थित अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के एक क्षेत्र में शेवचेंको गांव पर कब्जा कर लिया, जो एक बड़े लिथियम क्षेत्र के पास स्थित है। ये एक वैल्यूएबल खनिज है जो बैटरी निर्माण के लिए उपयोगी होती है। 2-3 जून 2025 को रूस ने रूमी ओब्लास्ट के छोटे शहर कोस्ट अंतिनिवका पर कब्जा किया, जिसमें लगभग 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल था और बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। कुराकोव्का में हथियारों के एक बड़े स्टॉक पर कब्जा कर लिया है। रूस की एफएसबी ने एक बड़े पॉइंट पर पश्चिमी निर्मित हथियारों की खेप जब्त की है, जिसमें मिसाइल और अन्य आधुनिक उपकरण शामिल हो सकते हैं। ये सूचना पिछले महीने दिए गए एक वीडियो प्रेस में सामने आई। इन क्षेत्रों पर कब्जा करके रूस न केवल रणनीतिक रूप से फायदेमंद भूभाग प्राप्त कर रहा है, बल्कि उन क्षेत्रों से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि लिथियम और सैन्य संरचनाओं को भी नियंत्रित कर पा रहा है। लेकिन प्रोपेगेंडा के लिहाज से ये कब्जे उसकी आक्रामकताओं और संयंत्र क्षमताओं को दिखाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर भी इन्हें जबरदस्त व्यापक विजय या युद्ध समाप्ति के रूप में देखना जटिल वास्तविकताओं को दरकिनार कर सकता है। अब एक और खबर है जिसने भक्तों की और गोदी मीडिया की नींद हराम कर दी है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि कोई भी इंसान किसी बड़े ओहदे पर पहुंचता है या दुनिया में कोई नाम कमाता है और अगर वो मुस्लिम नहीं है तो सारे भक्तगण और गोदी मीडिया बंदर की तरह छलांगे मारने लग जाते हैं। और वहीं अगर गलती से वो इंसान मुसलमान हो तो गोदी मीडिया और भक्तगण अपने कपड़े फाड़ कर विधवा विलाप करने लगते हैं और शतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में छिपा लेते हैं, मानो उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसा ही एक मामला आया है न्यूयॉर्क से, जहां चुनाव में एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा हो गया है जिसका नाम है ममदानी। गोदी मीडिया के एक एंकर का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। एक मुस्लिम, वो भी ममदानी, और ऊपर से अमेरिका में चुनाव लड़ रहा है। ये लिबरल इस्लामिक फ्रंट की चाल है, भारत को बदनाम करने की साजिश है। हाँ भाई, वही गोदी मीडिया जो रिटायर हुए जनरल को अर्बन नक्सल बता देती है और जो किसी भी मुस्लिम नाम को सुनते ही कटवा कटवा करने लगती है। उसे आजकल नींद नहीं आ रही है क्योंकि ममदानी सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो सच बोलते हैं। और भारत के भक्तों को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है कि ममदानी का वो बयान जहां वो कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, वो एक युद्ध अपराधी है। बस यही सुनकर भक्तों का दिमाग पिचक गया है। जैसे किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को अचानक फैक्ट चेक करने के लिए खोल दिया गया हो। हमेशा भक्तों को ये कहते हुए सुना जाता है, अरे वो नेतन्याहू, वो तो हमारा आइडल है यार, इतना मारता है, इतना फोड़ता है कि मजा ही आ जाता है। ममदानी खतरनाक है, ये पाकिस्तान से आया होगा या शायद केजरीवाल का कोई कजन होगा। लेकिन जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो यही गोदी मीडिया बैंड बाजा लेकर चिल्ला रही थी, भारतीय मूल का बेटा बना ग्रेट ब्रिटेन का राजा। भले ही ऋषि सुनक ने कभी नहीं कहा कि वो भारत माता की जय बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ममदानी एक अमेरिकी मुस्लिम है जो खुलकर इजराइल की बर्बरता को चुनौती देते हैं, जो ट्रंप को झूठा और पाखंडी कहते हैं, जो कहते हैं फिलिस्तीन की आवाज दबेगी नहीं। ट्रंप का ममदानी पर जवाब जो अब तक नहीं आया। ट्रंप भी अब ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा कौन है जो मुझसे बिना डरे इतना बोल रहा है। मैंने तो फॉक्स न्यूज को भी खरीद रखा है। देखो, बात सीधी सी है, भक्तों की समस्या ममदानी के मुसलमान होने से नहीं है, उन्हें डर इस बात का है कि अगर दुनिया में ऐसे नेता आने लगे तो नेतन्याहू और ट्रंप जैसे धन बलियों को सीधे टारगेट करे तो फिर भारत में भक्तों के गद्दार, देशद्रोही जैसे झूठे नैरेटिव का क्या होगा। क्योंकि अगर अमेरिका में कोई मुसलमान ये कह सकता है कि नेतन्याहू एक अपराधी है तो भारत में भी कोई कह सकता है गोडसे को महान बनाने वाले खुद कितने छोटे हैं। भक्त नेता पसीने पोंछते हुए कहते हैं, भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर ममदानी जीत गया तो इंडिया में भी लोग सोचने लगेंगे, भक्त सोचने लगेंगे अब तो राष्ट्र धर्म खतरे में है। तो ममदानी सिर्फ न्यूयॉर्क का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो भक्तों की नींदें और गोदी मीडिया की टीआरपी भी हर दिन हार रही है, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं और सच बोलते हैं बिना डरे, बिना झुके। अगर ममदानी जैसे लोग जीतने लगे तो भक्तों का बिजनेस मॉडल बैठ जाएगा।